गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक पहले चैप्टर में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में वर्णन कर चुके हम, और ये भी बता चुके हैं कि पदार्थ कितनी चीज़ों से किस किस से मिलकर के बनता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी क्या पदार्थ गैस अवस्था से ठोस अवस्था में या फिर ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल सा एक एग्जांपल है जो सबके घरों में मौजूद होती है, बर्फ़ को ही हम ले लेते हैं। हम बर्फ़ को यानी पानी को तीनों अवस्थाओं में तकरीबन हर रोज़ देखते ही हैं, लगभग कि बर्फ़ के रूप में भी देखते हैं, ठोस रूप में भी देख रहे हैं हम पानी को, लिक्विड यानी कि द्रव रूप में भी देख रहे हैं। जो पानी हम पीते हैं उसको द्रव रूप में भी देखते हैं, तो साथ में हम उसको भाप के रूप में यानी गैसीय अवस्था में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई भी पदार्थ है द्रव से ठोस से द्रव में कब बदलेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी पदार्थों के लिए बराबर तापमान चाहिए या सब के लिए अलग अलग चाहिए। तो देखो, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे इस धरती पर अनेकों पदार्थ अनेकों प्रकार के जो यौगिक है यानी पदार्थों से मिली हुई बनी हुई वस्तुएं हैं पाई जाती है। लेकिन जो कुल पदार्थ हैं वो लगभग 118 के आसपास है, जिसमें से कुछ नेचुरली है जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। ठीक है, तो उनमें से अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि इनमें से क्या सबके लिए बराबर तापमान की आवश्यकता रहती है इसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए, या अलग अलग की जरूरत पड़ेगी। तो हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्फ़ का ही हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो जब हम एक बीकर में बर्फ़ डाल ले, ठीक है, बर्फ़ डाल करके उस बीकर में हमें टेम्परेचर नोट करने के लिए उसके अंदर थर्मामीटर लटका दें। जैसे इस प्रकार के से हम अरेंजमेंट कर ले, और यहाँ पर एक स्टैंड रख करके इस पे बर्नर नीचे हमने लगा दिया, और यहाँ पर ये स्टैंड है हमारे पास, नीचे ये बर्नर है, इस स्टैंड के ऊपर हमने इस बीकर को रख दिया है। ये इसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल के हम इसको गर्म करना स्टार्ट करें। यहाँ पर हमने थर्मामीटर इसमें लटकाया है, नोट करने के लिए कि इसका टेम्परेचर कितना होएगा। जैसे जैसे हम जब स्टार्टिंग में जब हमने बर्नर को जलाया नहीं है तो हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो बर्फ़ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री मिलेगा हमको। ठीक है, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है जब 0 डिग्री पर, जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो सारी की सारा पानी बर्फ़ नहीं बन जाता, जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। इसी प्रकार से जब हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं, जब तक इस गर्म करने पर क्या होएगा कि ये जो इसके अंदर बर्फ़ रखी हुई है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और पानी के जो कण हैं जो बर्फ़ के रूप में है वो पिघल करके पानी के रूप में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब तक ये सारी बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी, जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहेगा। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी सारी, उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अवस्था जब ठोस से द्रव में बदलने लग जाए पदार्थ, तो उसको बोलते हैं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब आ जाए तो उसको बोलते हैं संगलन। जब ठोस अवस्था से द्रव में आ जाए, ठोस से द्रव में बदलने लग जाए,
तो उस प्रक्रम को बोला जाएगा, उस प्रक्रम को बोलेंगे हम संगलन। ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ये पूरा का पूरा पिघल चुका है, पूरा का पूरा जो ठोस पदार्थ है, हमने यहाँ पर बर्फ ली है, तो हम ये कहें कि जिस टेम्परेचर, जिस तापमान पर सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जितना भी वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पर, कितना टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम, जो वो टेम्परेचर आएगा उसको बोलते हैं हम गलनांक। गलनांक मतलब गल जाए, ठोस से द्रव में गल जाए, यानी संगलन हो जाए ठोस अवस्था से द्रव में, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम गलनांक। ठीक है। तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट रखे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में रखे तो 273 केल्विन। ठीक है। दो तरीके से हम टेम्परेचर को मापते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस में और 1 केल्विन में हम टेम्परेचर को मापते हैं। तो 0 डिग्री या फिर किसके बराबर 273 केल्विन के इक्वल है। ठीक है। अगर हमको कोई कहे जी 25 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे 273 जमा 25 इतना केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तो केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और केल्विन में दे रखा है तो हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। मान लो 298 केल्विन दे दिया और मेरे को इसको डिग्री बनाना है, तो क्या करूंगा मैं 298 में से 273 घटा दो, 25 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो इसके जो जिस तापमान पर ये सारा का सारा ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उस अवस्था को उस तापमान को बोलते हैं गलनांक, और उस प्रक्रम को बोलते हैं संगलन। ठीक है। तो ये दो बातें हमने ध्यान रखनी है। अब पानी का जो बर्फ का जो गलनांक वो कितना है जी 273 केल्विन कह लो या 0 डिग्री सेल्सियस कह लो। ये होता क्यों है? देखो, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ठोस पदार्थ के जो कण हैं उन कणों में गतिज ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाती है उष्मा ऊर्जा के कारण। हम जानते हैं भाई तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में क्या होता है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम इसमें तापमान बढ़ाएंगे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये इससे अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर ये सारे के सारे कण अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो क्या लिखता है इसमें, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। पीछे चले जा भाई, वहीं से। तो ज्यादा तेजी से कंपन करने लगेंगे वो, और ज्यादा तेजी से वो कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। हम ये बात जानते हैं कि भाई जो पदार्थ के कण उनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जब हम उसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं तो वो ऊष्मा ऊर्जा मिलने के कारण उसके कणों में गति आ गई, तो वो ऊष्मा ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके अंदर जो आकर्षण बल होता है उसको खत्म कर देती है। ठीक है। कम कर देती है, मतलब ऐसा कर देती है कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। इस प्रकार कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अंडरलाइन कर लें इसको, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी ठोस का गलनांक क्या है, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ज्यादा उनके बीच में आकर्षण बल होएगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, उसको उसके कणों को अलग अलग यानी कि पिघलाने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो कि हम घर में पानी को उबालते हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ठीक है। लेकिन या अभी तुमने ये किया एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि हमने बर्फ ली, बर्फ को गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने के बाद वो पिघल जाएगी। क्या हम लोहे को भी इसी प्रकार से
हमने एक बर्तन में लोहे के टुकड़े डाल ले और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दे तो क्या वो पिघल जाएंगे? नहीं पिघलेंगे। ठीक है, लोहे को गर्म पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है पानी के बर्फ़ को पिघलाने के मुकाबले में। ठीक है, तो लोहे के कण ज़्यादा आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसके कणों को अलग अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आकर्षण जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही ज़्यादा तापमान हमको उसको देना पड़ेगा ताकि वो पिघल जाए। बर्फ़ का गलनांक है जी 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संगलन। संगलन भी कहते हैं। अब कहता है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तापमान मैंने स्टार्ट में ही बताया कि टेम्परेचर बराबर रहेगा। अब तुम्हारे माइंड में ये प्रश्न आ सकता है जी कि हम इसको गर्म कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे तापमान बराबर रहेगा, तो तापमान गया कहाँ पर? ठीक है, वो उष्मा गई कहाँ पर जो हमने इसको गर्म करने में यूज करी है? उष्मा के नियमों के अनुसार कि वो या ऊर्जा के नियमों के अनुसार ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, वो तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो इसमें कहाँ गई वो ऊर्जा? ठीक है, तो वो ऊर्जा जो है वो किस में आ गई? वो इस पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई है। हम जो इस प्रकार से ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। यानी हम बीकर को गर्म कर रहे हैं लेकिन जब तक सारी की सारी बर्फ नहीं पिघल जाएगी, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। कहाँ चली जाती है ये ऊर्जा? बर्फ इसको अवशोषित कर लेती है। और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। यानी जो इस सामग्री को हम गर्म कर रहे हैं ये उसी के अंदर छुपी रहती है। और इस छुपी हुई उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुप्त ऊष्मा। उसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। ये छुपी हुई जो सामग्री है इसको बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। आगे कहता है इसी में, जहां यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर देखो अभी गुप्त ऊष्मा क्या, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है हमारे हम सब के ऊपर एक दाब बना हुआ वायुमंडल का, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी 1 किलोग्राम ठोस वस्तु ले ली, जैसे हमने 1 किलोग्राम बर्फ ही ले ली, उसको हम पिघलाएं तो उसको पूरी बर्फ को पिघलने में जितनी ऊर्जा को देने की हमको जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब यहाँ पर एक बात सामने आई है भाई कि देखो आप लोगों ने ये पढ़ा कि जब ठोस से द्रव में बदलते हैं तो तापमान नहीं बदलता है, लेकिन कणों की गतिज ऊर्जा जरूर बढ़ जाती है। बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा कम है और पानी के कणों की 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमी है और पूरी की पूरी बर्फ पिघलेगी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। लेकिन उस पानी की जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है उसके कणों की ऊर्जा और बर्फ के कणों की ऊर्जा में फर्क रहेगा। बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा कम होएगी, पानी के कणों की गतिज ऊर्जा
ज़्यादा होएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी के कणों ने क्या अवशोषित कर ली है? ऊर्जा अवशोषित की हुई है। कौन सी ऊष्मा? जो प्रसुप्त ऊष्मा, जो हमने उसको गर्म करने के, उसको अलग अलग करने के लिए दी हुई है। ठीक है, तो पानी के कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होएगी बर्फ के कणों के मुकाबले में उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं हम इसमें। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों की में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखो, अगर हम पानी को गर्म करते रहे तो क्या होएगा? पानी उबलना शुरू हो जाएगा, यानी उसके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई है। वे इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है कि वो उबलने लगा है, बुलबुले से उसमें से निकलने लगे हैं। ठीक है, फिर क्या होएगा? अगर हम उसको फिर भी गर्म करते रहें तो क्या होएगा? वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, भाप बन जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं, अपने अपने कणों से अलग अलग होकर के वो उड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। किसमें बदलना शुरू हो जाता है? गैस में। जो भाप है वो भी किसका रूप है? गैस का ही रूप है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, निशान लगाएं इस लाइन पर, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्वथनांक। जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लग जाए वायुमंडलीय दाब पर, तो उस तापमान को बोला जाता है क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो गलनांक था ये था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना। ठीक है, पिघलना। और ये था क्वथनांक, मतलब उबलना, बॉइल होना। तो इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए है यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अब एक और बात ध्यान रखना इसमें, जब तक सारा का सारा जल वाष्प नहीं बन जाता टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ कण तो स्टार्ट में भाप बनने लग जाते हैं, कुछ लेट तक बनते हैं। हाँ, कुछ लेट तक बनते हैं, लेकिन जो जिनका तापमान ज़्यादा हो चुका, थोड़ा सा बढ़ चुका है, जिनके कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा आ चुकी है, वे ऊपर आ जाते हैं ऊपरली सतह पर। जिनमें कम है वो निचली सतह पर रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसे इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। तो किस तरीके से है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मैंने बताई कि जब तक सारे के सारे कण वाष्प नहीं बन जाते, ठीक है, जब तक उसका तापमान उतना ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी वे उड़ते जाएंगे यानी वाष्प बनते जाएंगे। जिनकी उनके मुकाबले कम है वो नीचे की तरफ रहेंगे और गतिज ऊर्जा लेकर के वाष्प बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 273 यानी 373 केल्विन जो क्वथनांक बिंदु है पानी का, वो तो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। कहता है तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कहने का अर्थ ये है कि हम 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ले ले और हम 100 डिग्री सेल्सियस की भाप ले ले, तो भाप के अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा है पानी के मुकाबले। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन भाप के अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। भाप हमको ज़्यादा गर्मी यानी ज़्यादा जलाएगी पानी के मुकाबले, वो ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब कहोगे गर्म है तो उसमें वही टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? उसके अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा, उसके कणों की। टेम्परेचर 100 डिग्री है दोनों का, उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गतिज ऊर्जा में फर्क है दोनों के कणों की। भाप के कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, पानी के कणों की गतिज ऊर्जा कम है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही।
ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर ली है। यहाँ भी ये डायग्राम बना करके दिखा रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में बदल जाते हैं। तो इसके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज केवल इतना ही पढ़ते हैं हम।